हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ड्रग थेरेपी स्टार्ट करी थी ब्रोंकियल एज़मा की, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि 4 टाइप के हम लोग ड्रग देते हैं ब्रोंकियल एज़मा को ट्रीट करने के लिए। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की और ल्यूकोट्राइन पाथवे मॉडिफायर्स के बारे में जो डिस्कशन था हमारा, वो हम लास्ट वीडियो में ही कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है हमारा ब्रोंकोडायलेटर्स। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने सिलेबस में तो इसको हम कवर करेंगे और ये शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछ सकते हैं, रेयरली पूछ सकते हैं इसके बारे में कि कौन सी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि अपने ब्रोंकियल एज़मा के ट्रीटमेंट में काम आती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो ब्रोंकियल एज़मा की पैथोफिजियोलॉजी हम लोगों ने पढ़ी थी, उसमें कुछ जगह पे मॉडिफाई करने के लिए पाथवे को या पाथवे को ब्लॉक करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज किया गया था, जिसके बारे में हम लोगों ने ब्रीफ में डिस्कशन किया था। अब आइए चलिए उनके बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के डिस्कशन को हम लोग 5 तरीके से करेंगे। चलिए पहला हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि ऐसे एंटीबॉडीज जो कि आईजी के रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, जिसमें हमारा आएगा ओमेलिजुमैब। ओमेलिजुमैब जो होता है वो मास्ट सेल पे प्रेजेंट आईजी रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा और आईजी की बाइंडिंग को इनहिबिट कर देगा। जब आईजी जो होगा मास्ट सेल पे बाइंड नहीं करेगा तो वो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, यानी कि ब्रोंकियल एज़मा की जो पैथोफिजियोलॉजी है वो रुक जाएगी। अब आइए ओमेलिजुमैब के इंडिकेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको हम लोग सीवियर ब्रोंकियल एज़मा के ट्रीटमेंट में देते हैं एज एन एड ऑन ड्रग। बेसिकली हमारा ये रहता है और इसको हम लोग स्टेरॉइड रिफ्रैक्टरी पेशेंट्स के अंदर दे सकते हैं। ओमेलिजुमैब को स्टेरॉइड इंटॉलरेंट पेशेंट के अंदर दे सकते हैं। ओमेलिजुमैब को आरटीके के ट्रीटमेंट में हम लोग दे सकते हैं और इसको सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू देंगे और इसको मंथ में एक बार या फिर वीक में एक बार देंगे। अगर हम लोग ओमेलिजुमैब के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट रहेगा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जैसे कि अपना जो ओमेलिजुमैब है वो एनिमल ओरिजिन से है, इसलिए वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करेगा। ओमेलिजुमैब जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करता है, इसलिए हम लोगों को क्लिनिकल मॉनिटरिंग रखनी पड़ती है फर्स्ट 3 मंथ ऑफ थेरेपी के। अब आइए अपना डिस्कशन कर लेते हैं इंटरल्यूकिन 5 इनहिबिटर्स के बारे में। हमारे पास 2 ड्रग है, मेपोलिजुमैब और रेसिलिजुमैब, जो कि अपने इंटरल्यूकिन 5 को इनहिबिट करते हैं। और इंटरल्यूकिन 5 जब इनहिबिट हो जाता है तो जो पैथोफिजियोलॉजी थी वो ब्रोंकियल एज़मा की वो भी रुक जाएगी। और इंटरल्यूकिन 5 जो थे वो इज़नोफिल्स के नंबर भी बढ़ाते थे। तो अपना जो इंटरल्यूकिन 5 इनहिबिटर्स है, यानी कि मेपोलिजुमैब और रेसिलिजुमैब, वो किस काम में आएंगे? वो ट्रीट करेंगे ब्रोंकियल एज़मा को और साथ साथ इज़नोफिलिया को, यानी कि ऐसा इंडिविजुअल जिसको ब्रोंकियल एज़मा के साथ इज़नोफिलिया है उसको हम लोग इंटरल्यूकिन 5 इनहिबिटर्स यूज करेंगे। अगर इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करूं मैं तो दोनों ही एनिमल ओरिजिन से हैं, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करेंगे ही। और मेपोलिजुमैब के साथ एक और रिस्क है, एचआईवी इन्फेक्शन का रिस्क है। नेक्स्ट रहेगा हमारा इंटरल्यूकिन 5 रिसेप्टर को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स। तो हमारे पास रहेगा बेनरेलिजुमैब। बेनरेलिजुमैब में भी यही कहानी है कि अगर इंटरल्यूकिन 5 रिसेप्टर पे इंटरल्यूकिन 5 जुड़ता तो वो इज़नोफिल्स के नंबर बढ़ाता, तो सेम बेनरेलिजुमैब जो है वो इज़नोफिल के नंबर को कम करेगा और ब्रोंकियल एज़मा की पैथोफिजियोलॉजी को भी तोड़ेगा। तो इसको हम लोग दे सकते हैं ब्रोंकियल एज़मा को ट्रीट करने के लिए, साथ साथ इज़नोफिलिया को ट्रीट करने के लिए। और जो अपना बेनरेलिजुमैब है वो इंटरल्यूकिन 5 इनहिबिटर से ज़्यादा इफिशियंट है। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास इंटरल्यूकिन 4 अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसमें हमारे पास जो ड्रग है वो रहेगा अपना डुपिलुमैब, जो कि ब्लॉक करता है दोनों टाइप के इंटरल्यूकिन के एक्शन को, इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 13 दोनों के एक्शन को ये ब्लॉक करता है। और इसका भी सेम इंडिकेशन है ब्रोंकियल एज़मा विद इज़नोफिलिया, ओरल या सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू इसको ले सकते हैं। लास्ट रहेगा हमारे पास टीएसएलपी इनहिबिटर्स। अब ये टीएसएलपी क्या है? थायमोसाइट स्ट्रोमल लिम्फोपोइटिन, जिसके बारे में हम लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस किया था। तो कुछ ड्रग ऐसे हैं जो कि टीएसएलपी को इनहिबिट करेंगे, जिससे वो टीएस2 सेल्स के एक्टिवेशन नहीं करवा पाएंगे। तो हमारे पास कौन सा ड्रग है? टीजेपेल्यूमैब, जो कि इनहिबिट करता है टीएस2 सेल्स के एक्टिवेशन को। जब टीएस2 सेल की एक्टिवेशन इनहिबिट हो जाएगा तो अपना जो ब्रोंकियल एज़मा है उसकी पैथोफिजियोलॉजी ब्लॉक हो जाएगी। और जब पैथोफिजियोलॉजी ब्लॉक हो जाएगी तो फिर हमारा जो रिजल्ट था, यानी कि जो ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था वो नहीं होगा, और ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो अपना ट्रीटमेंट हो जाएगा इसका बेसिकली यूज हम लोग स्टेरॉइड रिफ्रैक्टरी पेशेंट्स के अंदर करते हैं। अब आइए हम लोग लास्ट क्लास ऑफ ड्रग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि रहेगा हमारा ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स एक टाइप का रिलीवर्स है।
अभी तक हम लोगों ने जो ड्रग के बारे में डिस्कस किया वो सारे के सारे कंट्रोलर्स थे, यानी कि वो पैथोफिजियोलॉजी को रोक रहे थे। और ये जो अपना ब्रोंकोडायलेटर है वो एक प्रकार का रिलीवर है, यानी कि जो हमारा एक्चुअल में जो लास्ट में हमारे पास जो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है उसको ठीक करेगा, यानी कि ये सिम्टम्स को ठीक कर रहा है। हमारे पास 4 टाइप के ब्रोंकोडायलेटर्स रहेंगे। पहला रहेगा हमारे पास बीटा 2 अगोनिस्ट, दूसरा रहेगा हमारा M3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, थर्ड रहेगा हमारा MgSO4 और लास्ट में हम पढ़ेंगे मेथाइलजैंथियंस के बारे में। इन सब के बारे में आगे डिस्कस करने से पहले हम सबको जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम के थ्रू समझने से हमारी जो क्लैरिटी होती है थोड़ा और बढ़ जाती है। हमारे ब्रोंकियोल्स के अंदर जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसी की एक सेल को हम लोग पकड़ के विजुलाइज करके पढ़ेंगे इसके बारे में कि कैसे एक्चुअल में वो कॉन्ट्रैक्शन वहां पे होता है और जो अपने ब्रोंकोडायलेटर होते हैं वो कैसे कॉन्ट्रैक्शन को खत्म करते हैं। हमारी बॉडी के स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होना जरूरी है, जो कि है हमारा मायोसिन लाइट चेन का कन्वर्जन। किसमें? मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेट के अंदर। जब मायोसिन लाइट चेन काइनेज मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो इसके लिए 2 चीजें लगती हैं। कौन कौन सी? एक लगता है अपना मायोसिन लाइट चेन काइनेज और दूसरा रहेगा कैल्शियम। मायोसिन लाइट चेन जो है अपना इनएक्टिव फॉर्म है और ये कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में, और जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है तभी जो अपने एक्टिन और मायोसिन है उसका इंटरेक्शन बढ़ जाता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। यानी कि अभी तक हम ये समझ गए कि अगर कॉन्ट्रैक्शन होना है तो ये कन्वर्जन होना इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए क्या क्या चीजें लगती हैं? मायोसिन लाइट चेन काइनेज और कैल्शियम आयंस। और हमको ब्रोंकोडायलेशन के लिए यही रिएक्शन को रोकनी होती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन करवा रही है स्मूथ मसल्स के अंदर, और हमको अल्टीमेटली क्या चाहिए? ब्रोंकोडायलेशन चाहिए। तो हमको इस पाथवे को क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। अब इसको रोकने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम लोग मायोसिन लाइट चेन काइनेज की अवेलेबिलिटी को कम कर दें, या फिर हम लोग कैल्शियम की अवेलेबिलिटी को कम कर दें। 2 ही तरीके हैं हमारे पास। तो मायोसिन लाइट चेन काइनेज की अवेलेबिलिटी को कम करने के लिए हमारे पास रहता है साइक्लिक एमपी। जो अपना साइक्लिक एमपी है वो मायोसिन लाइट चेन काइनेज को कन्वर्ट कर देता है मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फेट के अंदर। तो मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक अपना एक्टिव मोइटी था और वो किसमें कन्वर्ट हो गया? मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फेट के अंदर। किसके प्रेजेंस में? साइक्लिक एमपी के प्रेजेंस में। तो मायोसिन लाइट चेन काइनेज का लेवल तो कम हो गया ना, और जब मायोसिन लाइट चेन काइनेज का लेवल कम हो गया तो ये कन्वर्जन नहीं होगा। कन्वर्जन नहीं होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। दूसरा तरीका रहेगा हमारा कैल्शियम को कम करने के लिए, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी को समझ ली और कॉन्ट्रैक्शन को कैसे रोकना है वो भी समझ लिया है। अब आइए देखते हैं कि अलग अलग जो टाइप के हमारे पास ड्रग्स हैं वो कैसे एक्ट करेंगे। यहाँ पे स्मूथ मसल के सरफेस पे हमारे पास बीटा 2 के रिसेप्टर्स होंगे। तो जो भी ड्रग्स बीटा 2 अगोनिस्ट वाले होंगे, जब बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे तो साइक्लिक एमपी यानी कि अपना जो सेकेंडरी मैसेंजर है उसका लेवल बढ़ेगा, और साइक्लिक एमपी का जब लेवल बढ़ता है तो क्या होता है? मायोसिन लाइट चेन काइनेज किस में कन्वर्ट हो जाता है? मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फेट के अंदर, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में, और अपना ये रिएक्शन जो होगी वो रुक जाएगी। तो अपना बीटा 2 अगोनिस्ट कैसे काम किया? साइक्लिक एमपी के लेवल को बढ़ा के, जिससे क्या हुआ कि ये कन्वर्ट हो गया इसके अंदर, तो ये वाली रिएक्शंस नहीं हो पाई। जब ये कन्वर्जन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। आइए देख लेते हैं M3 रिसेप्टर्स की तरफ। पहले हम लोग M3 अगोनिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो कैसे काम करेंगे। फिर हम लोग उसके कॉन्ट्रास्ट में M3 एंटागोनिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो M3 अगोनिस्ट में हमारे पास जो भी ड्रग रहेंगे वो एक्ट करेंगे किस पे? M3 रिसेप्टर्स पे। जब M3 रिसेप्टर को वो स्टिमुलेट करेंगे तो IP3 और DEG जो हमारे सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं उनका लेवल बढ़ेगा, जिससे कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, और जब कैल्शियम का लेवल बढ़ता है तो ये रिएक्शन में हेल्प करेगा, इस कन्वर्जन में हेल्प करेगा। इस कन्वर्जन में जब हेल्प करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। जो हमारे M3 एंटागोनिस्ट हैं वो M3 रिसेप्टर्स को इनहिबिट करेंगे, जिससे IP3 और DEG का लेवल कम हो जाएगा और कैल्शियम का लेवल भी अल्टीमेटली कम हो जाएगा। तो जब कैल्शियम का लेवल कम रहेगा तो इस रिएक्शन के लिए, इस कन्वर्जन के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा कैल्शियम, तो यानी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तीसरा देखते हैं हम लोग MgSO4 के बारे में। तो हमारे मसल सेल्स के अंदर कैल्शियम चैनल्स होते हैं, तो कैल्शियम चैनल के थ्रू अपना कैल्शियम इंटर करता है। अब अगर इस कैल्शियम की एंट्री को रोक दिया जाए तो भी कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा। तो जो अपना MgSO4 है वो क्या करता है? इस कैल्शियम चैनल के थ्रू जो कैल्शियम इंटर हो रहा था
उसको इनहिबिट कर देता है और कैल्शियम की जगह पे मैग्नीशियम इंटर कर जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बीच में डिफ्रेंशिएट करने का ज्यादा मैकेनिज्म स्पेसिफिक नहीं है, तो कैल्शियम की जगह क्या आएगा, मैग्नीशियम आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब मैग्नीशियम आना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे पास एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए था, हमारे पास ये था कैल्शियम, और कैल्शियम मिल नहीं रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है उसकी जगह पे, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। लास्ट में हम लोग देखते हैं मिथाइल जैंथीन के बारे में। तो जो हमारा साइक्लिक एमपी था वो क्या कर रहा था, इस कन्वर्जन में हेल्प कर रहा था, यानी कि जो अपना मायोसिन लाइट चेन काइनेज है उसकी अवेलेबिलिटी को कम कर रहा था। लेकिन जो अपना साइक्लिक एमपी है वो भी तो कहीं ना कहीं मेटाबोलाइज होगा ना। तो एक एंजाइम होता है फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम यानी कि पीडी, वो क्या करता है, साइक्लिक एमपी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। जब साइक्लिक एमपी मेटाबोलाइज हो जाएगा तो साइक्लिक एमपी का लेवल जब कम हो जाएगा तो ये चीजें रुक जाएंगी। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ता है तो कॉन्ट्रैक्शन कम होता है, तो जब साइक्लिक एमपी का लेवल कमेगा तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन रोकना है, यानी कि हमको कहीं ना कहीं साइक्लिक एमपी के लेवल को बढ़ा के रखना है। और इसको बढ़ा के रखने के लिए हम लोगों को फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करना पड़ेगा। तो जो अपने मिथाइल जैंथीन होते हैं वो क्या करेंगे, फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। जब फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो साइक्लिक एमपी मेटाबोलाइज नहीं होगा, और मेटाबोलाइज नहीं होगा तो उसका लेवल बढ़ा रहेगा, उसका लेवल बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन रुका रह जाएगा। तो ये बेसिकली कंप्लीट होता है हमारा कि जो सारे ब्रोंकोडायलेटर थे उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे हैं। अब आइए हम लोग इन सारे ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक करके सारे जो ड्रग्स हैं उसको हम लोग एनकाउंटर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बीटा 2 अगोनिस्ट के बारे में। इसको हम लोगों ने दो टाइप में डिवाइड किया है, एक है अपना शॉर्ट एक्टिंग, दूसरा है लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर हमको एक नाम मिलेगा ब्यूटा, और लॉन्ग एक्टिंग के अंदर हमको नाम मिलेगा मेट्रोल्स। मेट्रोल ऐसे याद कर सकते हैं, मेट्रो यानी कि हमारे सिटी के अंदर जो लॉन्ग डिस्टेंसेस होती हैं उसको कवर करने के लिए मेट्रो हम लोग लेते हैं, तो मेट्रो से याद कर सकते हैं मेट्रोल यानी कि लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर हमको 3 ड्रग पढ़ने हैं, सैल्बिटामॉल, लीवोसैल्बिटामॉल, और लास्ट में हमको पढ़ना होगा टर्ब्यूटालिन के बारे में। सैल्बिटामॉल जो है वो फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है इसका, यानी कि इसका जो इफेक्ट है वो 5 से 10 मिनट में दिखना स्टार्ट हो जाता है, और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी बहुत कम होता है, 3-4 आवर्स तक इसका एक्शन बरकरार रहता है। इसको इनहेलेशन रूट के थ्रू लिया जाता है, इसको ओवरली नहीं यूज कर सकते क्योंकि इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत हाई होता है। अगर इसके इंडिकेशन के बारे में बात करूं मैं तो इसको हम लोग एक्यूट ब्रोंकियल एस्मा के ट्रीटमेंट के अंदर देंगे, यानी कि एक्यूट अटैक रहेगा तभी देंगे। मेंटेनेंस ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग सैल्बिटामॉल को यूज नहीं कर सकते हैं। इसके 2 रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि अपना जो सैल्बिटामॉल है उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है बहुत कम है। दूसरा रीजन ये है कि सैल्बिटामॉल को अगर हम लोग मेंटेनेंस ट्रीटमेंट के अंदर देंगे तो जो हमारा रिसेप्टर है वो टॉलरेंस डेवलप कर लेता है, क्योंकि रिसेप्टर जो है वो डाउन रेगुलेट हो जाते हैं। इसलिए हम लोग सैल्बिटामॉल को एक्यूट ट्रीटमेंट के अंदर ही देंगे, मेंटेनेंस ट्रीटमेंट के अंदर नहीं देंगे। दूसरा ड्रग है हमारा लीवोसैल्बिटामॉल। लीवोसैल्बिटामॉल जो है वो एक प्रकार का मॉडिफिकेशन ही है सैल्बिटामॉल का, और इसकी जो पोटेंसी है वो सैल्बिटामॉल से भी ज्यादा है। इसको हम लोग लो डोज के अंदर लेंगे तब भी काम चल जाएगा कंपेयर टू सैल्बिटामॉल। जो अपना लीवोसैल्बिटामॉल है वो ज्यादा स्पेसिफिक है, इसलिए वो ट्रेमर्स और कार्डियक साइड इफेक्ट भी बहुत कम शो करता है। इसको हम लोग सेफली यूज कर सकते हैं कार्डियक पेशेंट्स के अंदर। लास्ट रहेगा हमारा टर्ब्यूटालिन। टर्ब्यूटालिन जो है वो उसको ओरल रूट, सबक्यूटेनियस रूट, इनहेलेशन रूट, किसी भी रूट से ले सकते हैं। इंडिकेशन के अंदर मैं बोलूं अगर तो इसको एक्यूट ब्रोंकियल एस्मा के अंदर हम लोग यूज करेंगे, और इसको हम लोग उन पेशेंट्स के अंदर यूज करते हैं जिनके अंदर सैल्बिटामॉल का कोई इफेक्ट शो नहीं हो रहा हो। अब आइए बात कर लेते हैं लॉन्ग एक्टिंग के बारे में। तो लॉन्ग एक्टिंग के अंदर हमको बेसिकली 2 मेन ड्रग है हमारे, उसके बाद हम लोग 3 ड्रग्स के नाम याद रखेंगे। कौन सा रहेगा हमारा सबसे पहला, सैल्मेट्रोल। सैल्मेट्रोल जो है वो लॉन्ग एक्टिंग है, और लेकिन जो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो स्लो है, इसलिए इसको हम लोग मेंटेनेंस ट्रीटमेंट के अंदर ही दे सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास एक ड्रग है फॉर्मेट्रोल, ये एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है। इसके पास जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी लॉन्ग है, और साथ ही साथ जिसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो बहुत फास्ट है, यानी कि बहुत जल्दी इसका एक्शन शो होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हमको जब कभी भी ब्रोंकोडायलेटर यूज करना होता है तो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, फॉर्मेट्रोल। ये फर्स्ट लाइन ड्रग होता है अपने एक्यूट और मेंटेनेंस ट्रीटमेंट दोनों के लिए। एक्यूट के अंदर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो फास्ट है, और मेंटेनेंस के अंदर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो भी बहुत लंबे समय तक के लिए है। फिर लास्ट में हमारे पास ड्रग है ओलोडेट्रोल, इंडाकेट्रोल और वेलेंटेरोल।
ये जो होते हैं वो वेरी लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 अगोनिस्ट होते हैं, यानी कि इनका जो एक्शन है बहुत लंबे समय के लिए होता है और इसका उतना यूज नहीं किया जाता। इन ड्रग्स को याद करने के लिए ट्रिक्स मैंने एएनएस के अंदर बता रखी है, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ। इसको हम लोग याद करेंगे एक ट्रिक से, जो कि हमारी ट्रिक है ओल्ड इंडियन विला फॉर साली। ओल्ड से याद रखेंगे हम लोग ओलोडेटरॉल, इंडियन से याद करेंगे हम लोग इंडाकेटरॉल, विला से याद करेंगे हम लोग वेलेंटेरॉल, फॉर से याद करेंगे फॉर्मेटरॉल और साली से याद करेंगे सेलमेटरॉल। आई होप कि आप लोगों को ये ट्रिक रिवाइज हो गई होगी, और जिन बच्चों को ट्रिक नहीं पता थी वो ट्रिक को नोट कर लें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना जो सैलब्यूटामॉल है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए उसको थोड़ा हम लोग और इलोंगेट करेंगे और उसके साइड इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सैलब्यूटामॉल जो है वो तीनों टाइप की मसल पे ऐड करेगा, यानी कि वो स्केलेटल मसल पे भी ऐड करेगा, कार्डियक मसल पे भी ऐड करेगा और स्मूथ मसल पे भी ऐड करेगा। स्केलेटल और कार्डियक मसल पे ऐड करके वो कैल्शियम के इन्फ्लक्स को बढ़ाएगा, जिससे कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से स्केलेटल मसल के अंदर ट्रिमर्स जैसे साइंस होंगे और कार्डियक मसल के अंदर टैकीकार्डिया होगा। अगर मैं बात करूं स्मूथ मसल के अंदर ये क्या करेगा, तो स्मूथ मसल्स के अंदर ये वेजोडाइलेशन शो करेगा। वेजोडाइलेशन होगा जिससे क्या होगा, हाइपोटेंशन होने के चांसेस होंगे, यानी कि ब्लड प्रेशर जो होगा वो फॉल हो जाएगा। हिपैटोसाइट्स के अंदर ये साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ाएगा, जिससे ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस जैसे प्रोसेस इंड्यूस हो जाएंगे और हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। जो अपना सैलब्यूटामॉल है वो पोटेशियम के लेवल को कम करता है ब्लड से, इसलिए ये क्या करता है, हाइपोकैलीमिया करवाएगा। कैसे करता है कम, ये सोडियम पोटेशियम जो एटीपीएस पंप है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा, जिससे पोटेशियम का इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा और ये अल्टीमेटली क्या करवाएगा, हाइपोकैलीमिया। सैलब्यूटामॉल को हम लोग हाइपरकैलीमिया का ट्रीटमेंट के अंदर भी दे सकते हैं, क्योंकि ये हाइपोकैलीमिया करवा रहा है, ब्लड से सेल के अंदर पोटेशियम के लेवल को चेंज कर रहा है। अगर सैलब्यूटामॉल को रिपीटेडली यूज करेंगे तो अपने रिसेप्टर्स का डाउन रेगुलेशन हो जाएगा। जब रिसेप्टर डाउन रेगुलेट हो जाएंगे तो ड्रग का जो इफेक्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि टॉलरेंस डेवलप हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टैकीफिलैक्सिस। और टॉलरेंस डेवलप होने की वजह से ही हम लोग इसको रिकमेंड नहीं करते हैं मेंटेनेंस ट्रीटमेंट के अंदर। सैलब्यूटामॉल का जो लास्ट साइड इफेक्ट है वो है अपना हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया जो है वो अब रेयर केसेस के अंदर देखा जाता है सैलब्यूटामॉल के ट्रीटमेंट के बाद, क्योंकि हम लोग सैलब्यूटामॉल को जब देते हैं साथ साथ में हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी देना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हाइपोक्सिया और साइड इफेक्ट है वो काउंटर अटैक हो जाते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि जो हमारा सैलब्यूटामॉल है वो कैसे हाइपोक्सिया कॉज करता था। तो जो अपना सैलब्यूटामॉल है वो दो जगह अपने एक्शन शो करेगा, एंड ब्रोंकियोल्स के अंदर भी और एंड आर्टरियोल्स के अंदर भी। एंड ब्रोंकियोल के अंदर और एंड आर्टरियोल के अंदर दोनों जगह वो डायलेशन वाला एक्शन शो करेगा। अब ब्रोंकियल एस्मा के अंदर एंड ब्रोंकियोल्स के अंदर तो कॉन्स्ट्रिक्शन था, स्पैज्म था, इसलिए हम लोगों को वहां पे डायलेशन चाहिए था, लेकिन एंड आर्टरियोल्स के अंदर हमको डायलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, फिर भी वहां पे डायलेशन बढ़ रहा है, यानी कि वहां पे डायलेशन हो रहा है, जिस वजह से ब्लड का फ्लो अपने आर्टरियोल्स के अंदर बढ़ जाएगा। और ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से जो हमारा ऑक्सीजन था उसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा ब्लड के अंदर। क्यों? क्योंकि डायलेशन जो हुआ है ब्रोंकियोल्स के अंदर वो उसको नॉर्मल लेवल के अंदर लाया गया है, उसको ज्यादा नहीं किया गया है, लेकिन एंड आर्टरियोल्स के अंदर जब डायलेशन हुआ है तो नॉर्मल से ज्यादा डायलेट हो गया है, तो ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि डायलेशन की वजह से जो ब्लड का लेवल था वो 4 टाइम बढ़ गया, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल 2 टाइम से ही बढ़ा, क्योंकि ये पहले से ही कॉन्स्ट्रिक्शन स्टेट के अंदर था ब्रोंकियोल्स और उसको डायलेट किए हैं हम लोग। जब ऑक्सीजन का लेवल उतना नहीं बढ़ा कंपेयर टू जो अपना ब्लड का लेवल बढ़ा है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो कम हो जाएगा, जिससे जो अपना पल्मोनरी वेन्स के अंदर पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा ऑक्सीजन का, जिससे हम बोलेंगे कि हाइपोक्सिया हो रहा है। लेकिन हम लोग अब ऑक्सीजन थेरेपी भी अब देना स्टार्ट कर देते हैं जब सैलब्यूटामॉल को देते हैं, इसलिए हम लोग हाइपोक्सिया वाला जो साइड इफेक्ट है उसको अब नहीं देखने को मिलता। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं M3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के बारे में। इसमें हमारे पास 2 टाइप के ड्रग्स होंगे, जो कि रहेगा हमारा एक शॉर्ट एक्टिंग, दूसरा रहेगा लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग जो होंगे उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट होगा और लॉन्ग एक्टिंग जो होंगे उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होगा। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर हमको मिलेगा इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और लॉन्ग एक्टिंग के अंदर हमको मिलेगा टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड को 0.2% सॉल्यूशन में देते हैं इनहेलेशन रूट के थ्रू। इसको हम लोग एक्यूट ट्रीटमेंट के अंदर देंगे ब्रोंकियल एस्मा के और सीओपीडी दोनों के। लेकिन जो लॉन्ग एक्टिंग है उनको ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो है, लेकिन इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत लंबे समय के लिए होता है, इसलिए हम लोग इसको मेंटेनेंस ट्रीटमेंट के अंदर देंगे ब्रोंकियल एस्मा और सीओपीडी के।
इप्राटोपियम ब्रोमाइड नॉन स्पेसिफिकेशन शो करता है, इसलिए इसके साइड इफेक्ट होते हैं वो जैसे ड्राई माउथ। लेकिन जो अपना टाइटोपियम ब्रोमाइड है वो हाईली स्पेसिफिक एक्शन शो करता है, इसलिए इसके जो साइड इफेक्ट है वो बहुत कम होता है, फिर ना के बराबर रहता है साइड इफेक्ट। अब आइए हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसको IV रूट के थ्रू हम लोग देंगे और ये क्या करता है, कैल्शियम की जगह पे खुद इंटर हो जाएगा मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम इंटर होगा तो कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा तो फिर वहां पे जो अपना ब्रोंकियल एस्मा था वो ट्रीट हो जाएगा। इसको हम लोग एक्यूट सीवियर ब्रोंकियल एस्मा के ट्रीटमेंट के अंदर देंगे, जिसका जो डोज रहेगा वो 40 मिलीग्राम पर kg रहेगा। अब लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं मिथाइल जैंथिन के बारे में। मिथाइल जैंथिन का जो सोर्स है वो टी है, कॉफी है। इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स है हमारे, थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन, डेरिफाइलिन, डॉक्सोफाइलिन, एसिब्रोफाइलिन। लेकिन जो मेन ड्रग है हमारा वो है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 या 5 मार्क्स के तक क्वेश्चन में पूछ सकते हैं इसको। थियोफाइलिन जो है वो उसको ओरल रूट के थ्रू लेते हैं, और अमीनोफाइलिन जो है वो उसको IV रूट के थ्रू लेते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थियोफाइलिन के बारे में अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। थियोफाइलिन वाली वीडियो को आप लोग जरूर देखें, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर बनता है थियोफाइलिन से, इस चैप्टर के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप लोग कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और जब नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी तो जो वीडियो जाते रहेंगे उसको आप देखते रहेंगे, और आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप होते रहेंगे, और जब कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे तो आप लोग एग्जाम के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और आप इन वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा, और इनके नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल medmonk21 को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे मैं इन नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूं, जो कि आप लोगों को देख के मजा आ जाएगा, और आप लोगों को एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर को मजा आ जाएगा। मैं मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दूंगा, वहां से आप जाकर जरूर ज्वाइन कर लें और इन नोट्स को आप जरूर ले लें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।